Hello, my dear students. Today we will begin with the surface chemistry of class 12 chapter. It's a very good chapter. It's a phenomena based chapter and it is related to daily life also. Before that, I will say don't forget to like this video, subscribe my channel and share with your friends also. सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आपने एक फिनोमिना सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। आपने एक फिनोमिना जरूर सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मान लेते हैं चौक को हम पानी में डालें तो वाटर चौक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वाटर की कंसेंट्रेशन, वाटर का अमाउंट पूरे चौक में हर जगह बराबर होगा। वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन। इन केमिस्ट्री लैब ऑल्सो वी आर यूजिंग समटाइम द फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। फिल्टर पेपर को अगर पानी पे रखें, इंक पे रखें, किसी केमिकल पर रखें तो वो केमिकल फिल्टर पेपर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस फिनोमिना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वन अनदर टर्म वी हैव एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? जो पूरा चैप्टर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ adsorbate is more on the surface than in the bulk, यानी कि एड्सोर्बेट की कंसेंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा हो और सरफेस के अंदर यानी कि बल्क में कम हो। यहां सबसे पहले बात कर लें एड्सोर्बेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सॉलिड सरफेस, यस एंड नव्या, आई विल रिपीट, एंड अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन इट। तो गैस को यहां हम एड्सोर्बेट कहेंगे और इस सॉलिड को हम एड्सोर्बेंट कहेंगे। केमिस्ट्री में हमने क्या कर रखा है, जो चीजें बड़ी स्पेसिफिक हैं, बड़ी स्पेसिफिकली होती हैं, वहां हम डिफरेंट नाम दे देते हैं। जैसे यहां गैस को हमने नाम दिया एड्सोर्बेट, सॉलिड को हमने नाम दिया एड्सोर्बेंट। यहां पर गैस जब सॉलिड के कांटेक्ट में आ रही है तो सॉलिड की सरफेस पर गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉलिड के अंदर गैस का अमाउंट नहीं होगा। जैसे मैंने इस पेन से बोर्ड पर लिखा तो पेन की इंक सरफेस पर ही ज्यादा है, बोर्ड के अंदर इंक नहीं है, पेनिट्रेट नहीं कर रही है। जैसे एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना में वाटर चौक में अंदर तक चला जाता है। अगर इवन चौक को हम इंक में रखें तो भी इंक चौक में अंदर तक चली जाती है। तो हमने डिफाइन किया, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, उसको हम क्या कहेंगे? एड्सॉर्प्शन। किसी गैस का, किसी लिक्विड का सॉलिड की सरफेस पर या गैस का लिक्विड की सरफेस पर अटैच हो जाना, सिंपल वर्ड्स में एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। तो एक इसका अपोजिट वर्ड भी है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है? रिमूवल ऑफ
adsorbate from adsorbent. अपोजिट वर्ड है एड्सॉर्प्शन का अपोजिट डिसॉर्प्शन. अगर हम टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शंस. वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन and one another is chemical adsorption. Physical adsorption and chemical adsorption, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में फिजियोसॉर्प्शन भी कहते हैं. फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. हम इन दोनों को डिफाइन भी करेंगे और साथ साथ हम इनमें डिफरेंशिएट भी करेंगे. डिफाइन भी कर लेते हैं और डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं. अगर हम फिजियोसॉर्प्शन की बात करें तो गैस और सॉलिड के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा. वाइल ऑन द अदर केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म. केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म इन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. यानी कि गैस का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सॉलिड का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. तो यहां ट्रू केमिकल बॉन्ड मिलते हैं, जबकि यहां पर वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. दूसरी बात करें, दिस इज मल्टी लेयर्ड व्हाइल इट इज यूनिलेयर्ड. यूनिलेयर्ड का मतलब सॉलिड की सरफेस पर एक अनपेयर्ड है, हाइड्रोजन आया उसके पास भी एक अनपेयर्ड है, दोनों ने ट्रू केमिकल बॉन्ड बना लिया. इसके बाद इसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैंने हाफ एरो से बनाया है, इस इलेक्ट्रॉन पर दूसरा हाइड्रोजन का एटम अटैच नहीं हो सकता. यानी कि अगर 100 अनपेयर्ड है निकल पर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग निकल एज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, और हमने डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. सो निकल इज प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द रिएक्शन. तो अगर 100 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के पास है तो 100 एटम, चाहे हाइड्रोजन हो या Cl हो या कुछ भी हो, केवल 100 मॉलिक्यूल ही उस पर अटैच हो सकते हैं. जबकि यहां पहले मान लेते हैं गैस की एक लेयर आई, जहां सॉलिड और गैस के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा. जैसे ये सॉलिड है, ये गैस की लेयर आई, इसके बाद एक लेयर और आ सकती है. हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, एक लेयर और आ सकती है क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स ही तो है. हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, लेकिन मल्टी लेयर में एड्सॉर्प्शन हो रहा है. सो दिस इज मल्टी लेयर्ड एंड दिस इज यूनिलेयर्ड. अगर हम बात करें, दोनों एक्सोथर्मिक हैं, दोनों में हीट रिलीज होती है, और फर्क यह है कि यहां -22 -40 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है, जबकि यहां पर -200 टू -400 हीट निकलती है. तो आप समझ रहे होंगे केमिसॉर्प्शन इज मोर स्टेबल बिकॉज रिलीज्ड हीट इज मोर. ये ज्यादा एक्सोथर्मिक है
ये कम एक्सोथर्मिक है। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, तो इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी देने से ही एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाता है, जबकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। फिजियोस ऑप्शन की बात करें, इन फिजियोस ऑप्शन दिस इज रिवर्सिबल व्हाइल इट इज इरिवर्सिबल। मतलब टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने के साथ फिजियोस ऑप्शन में गैस हट भी सकती है, गैस वापस जुड़ भी सकती है। गैस हट जाएगी, गैस जुड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, डिसऑर्प्शन हो जाएगा। एज द टेम्परेचर विल डिक्रीज, फिजियोस ऑप्शन हो जाएगा। जबकि यहां पर क्योंकि ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड एक ही बार बनेगा, सिंगल टाइम बनेगा, और दोबारा तो फिर प्रोडक्ट बन के ही निकलेगा। पहले रिएक्टेंट अटैच हुए, रिएक्शन हुई, एंड देन आफ्टर द डिसऑर्प्शन विल टेक्स प्लेस। तो ये एक ही बार होगा, इसलिए इरिवर्सिबल है, जबकि फिजियोस ऑप्शन रिवर्सिबल है। यहां पर हम देखें, इजीली लिक्विडिफाइड गैसेस, easily liquefied gases have more adsorption, जो easily liquefied gases है उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। While here in this case it is not related with the liquefaction of the gases। गैस लिक्विडिफाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, यहां पर केमीज ऑप्शन में एड्सॉर्प्शन लिक्विफिकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि यहां पर डिपेंड करेगा। थोड़ा सा मैं लिक्विफिकेशन को समझा देता हूं। हाँ, आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। हमारे घर में लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस आती है, जबकि मेडिकल के काम आने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑक्सीजन की फॉर्म में बेचा जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे घर में तो लिक्विड फॉर्म में गैस आ रही है, जबकि ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस आती है। तो क्या हम ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट फिर वो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होगा, गैस का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जबकि ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन बड़े इजीली लिक्विडिफाई हो जाती हैं। इसलिए एलपीजी को लिक्विडिफाइड फॉर्म में बेचा जाता है, जबकि ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में बेचा जाता है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वी विल डिस्कस इट। एक और हम कर सकते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफिक while it is specific। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही एड्सॉर्प्शन होगा, जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। सिंपल अगर अट्रैक्शन है तो भी एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ वी विल सी द फैक्टर विच अफेक्ट्स द एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी the nature of gas। नेचर ऑफ गैस, संसार में कुछ गैसेस परमानेंट है और कुछ है टेम्परेरी। जो प्रभु ने हमारे लिए बनाई, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर परमानेंट गैसेस, है ना। कौन कौन सी नेचर में अपने आप मिलती है?
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी मिलती हैं। दीज आर द मेजर गैसेस, दीज आर द परमानेंट गैसेस एंड दे डू नॉट इजीली लिक्विडिफाइड, डू नॉट इजीली लिक्विडिफाइड। ये इजीली लिक्विडिफाइड नहीं होती क्योंकि इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसको अप्लाई करने से कोई भी गैस तुरंत लिक्विडिफाई हो जाए, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। 11th क्लास में एंड्रयूज लिक्विफिकेशन कर्व था। इसी तरह से कुछ गैसेस हमने बनाई, वो इजीली लिक्विडिफाइड है, जैसे HCl, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे अमोनिया। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। माइंड इट, हायर टेम्परेचर पर जाना बहुत आसान है, बहुत आसान। लो टेम्परेचर पर आना बहुत मुश्किल। -30 मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जबकि +30 डिग्री अचीव करना, मेंटेन करना, इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। तो चूंकि इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है, ये इसलिए इजीली लिक्विडिफाइड नहीं है। जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में ही सिलेंडर्स में भरा जाता है, जबकि एलपीजी को हम बड़े आराम से क्यों? क्योंकि उनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। एनसीआर बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होंगे, मान लेते मैंने कहा दो गैसेस हैं ए और बी, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री, बी का है -10। कौन इजीली लिक्विडिफाइड होगी? नेचुरली जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है। इन द सेम वे दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, जैसे कुछ गैसेस चारकोल पर बहुत इजीली लिक्विडिफाई होती हैं। जो इजीली लिक्विडिफाई है वो चारकोल पर बहुत इजीली एड्सॉर्ब हो जाती है, जबकि जो इजीली लिक्विडिफाइड गैसेस नहीं है वो निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन पर बहुत जल्दी एड्सॉर्ब होती है। जो इजीली लिक्विडिफाइड है वो चारकोल पर, जो नहीं है वो कैटलिस्ट जो हमारे डी ब्लॉक के हैं उन पर। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड कहते हैं या एड्सॉर्बेंट कहते हैं, एक ही बात है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। सपोज करो हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, निकल हमने कैटलिस्ट की फॉर्म में लिया, और सपोज करो इस माउस को हमने सीधा डाल दिया कैटलिस्ट के, तो गैसेस केवल इतने सरफेस एरिया पर ही एड्सॉर्ब हो सकती है। लेकिन मैं इसको खोल खा के बिल्कुल अलग करा के डालूं तो नेचुरली सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और गैसेस को एड्सॉर्ब होने के लिए ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगी। ओके, तो एज द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। और नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर। कंटिन्यू करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देखेंगे। बिफोर दैट आई विल से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो
and share with your friends also. Example of adsorption may be the gas mask. आजकल आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड प्लेसेस हैं, सिटीज हैं, वहां पर गैस मास्क लगाया जाता है। जैसे इन दिनों हम कोरोना मास्क लगा रहे हैं, उस मास्क में एनिमल चारकोल भरा होता है। जब पॉल्यूटेड गैसेस अंदर जाती हैं, हम जब सांस लेते हैं तो पॉल्यूटेड गैसेस तो एड्सॉर्ब हो जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, और जो अच्छी गैसेस हैं, परमानेंट गैसेस हैं, जो नेचर में बनी, नेचर में प्रेजेंट हैं अपने आप, वो हमारी बॉडी में अंदर चली जाती है। एनिमल चारकोल एनिमल की बोन्स से बनाया जाता है, हड्डियों से बनाया जाता है, वो अंदर भरा होगा, और जब गैसियस मिक्सचर अंदर जाएगा, नेचुरली व्हाट विल हैपन, जो परमानेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अंदर चली जाएंगी। SO2, SO3, NO2, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, those are easily liquidified, जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, they will adsorb on the surface of animal charcoal. हमने परसों पढ़ा फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन उस समय हो रहा होगा गैस मास्क में, गैसेस एनिमल चारकोल पर चिपक जाती हैं। अगर हम उस यूज्ड एनिमल चारकोल को दोबारा हीट कर दें तो गैसेस हट जाएंगी और एनिमल चारकोल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ adsorption. Today we will begin with, in surface chemistry we will begin with effect of pressure. Effect of pressure देखेंगे on adsorption. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले देखेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है? यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन x/m एंड प्रेशर, x/m एंड प्रेशर। x क्या है? x इज मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इज x, m इज मास ऑफ सॉलिड। जैसा कि हमने बिगिनिंग में कहा, जो एड्सॉर्ब हो रही है गैस उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं, जिस पर हो रही है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, x इज मास ऑफ गैस, m इज मास ऑफ सॉलिड, एंड x/m विल बी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज x/m, यानी कि हमने कितना मास लिया एड्सॉर्बेंट का और कितने अमाउंट में गैस डिपॉजिट हो रही है। हो सकता है हम सॉलिड बहुत थोड़ा लें और गैस का अमाउंट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, तो x/m की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सॉलिड ले रहे हैं बहुत सारा, गैस एड्सॉर्ब हो रही है कम, x कम और m ज्यादा। मैथमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड x/m की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें जो फ्रेंडलिच ने दिया, लो प्रेशर पर उन्होंने देखा
व्हेन द प्रेशर वाज लो, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो x by m इंक्रीज हो रहा है. वी विल हैव द स्ट्रेट लाइन. लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है. मैथमेटिकली आई कैन राइट x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. प्रेशर बढ़ाएंगे, x by m बढ़ेगा. x by m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक कांस्टेंट लगा सकते हैं यहां, x by m इज इक्वल टू kp. k इज कांस्टेंट ओवर हियर. तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है. इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें, व्हाट हैपन्स ऑन इंटरमीडिएट प्रेशर? शुरू में प्रेशर बढ़ाने से x by m इंक्रीज होता है. और ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है. इंक्रीज तो होता है बट थोड़ा सा कम हो जाता है. और उसको लिखा जाता है x by m is directly proportional to p to the power 1 by n. p to the power 1 by n. Here n may be 2, 3, 4 till infinite. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो इट विल बी p टू द पावर हाफ, यानी कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट p. इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर x by m की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है. एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट कम हो गया है. और यहां लिखा जा सकता है x by m is equal to k p to the power 1 by n. This is on intermediate pressure. तो फ्रेंडली साहब ने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं इनिशियली x by m इंक्रीज होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है. जब और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और लिखा जाता है x by m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n. हायर प्रेशर का इफेक्ट फ्रेंडलिच नहीं देख सके. हायर प्रेशर का इफेक्ट फ्रेंडलिच नहीं देख सके कि हाई प्रेशर पर क्या होगा. इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेंडलिच. इंटरमीडिएट प्रेशर को अगर हम एक्सपांड करें ऑन टेकिंग लॉग, अगर लॉग ले लें तो लॉग x by m इज इक्वल टू log k plus 1 by n log p we can write. पावर जो 1 by n है it will come out. Now you will see mathematical equation है y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y एक्सिस और x एक्सिस पर, दैट मीन इन बिटवीन log x by m और log p में ग्राफ प्लॉट करें, देन वी विल हैव द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ये फॉर्मूला फिट हो रहा है. यहां स्लोप होगा m के बराबर. हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी ये बात की. स्लोप इज इक्वल टू 1 by n, n के बराबर स्लोप होता है. एंड इंटरसेप्ट इज log k. In this way we can analyze the intermediate pressure effect. This is produced by Freundlich. कुछ समय जो चीज हमको यहां छोटे ग्राफ में नजर नहीं आ रही थी
उसको एक्सपेंड किया हमने बाय टेकिंग लॉग, और हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज जब लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो x/m इंक्रीज हो रहा है. दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग स्लोप 1/n हो गया और इंटरसेप्ट लॉग k. इस एक्सपेरिमेंट को कुछ समय बाद लैंग्यूमीर साहब ने वापस किया और एक आइसोथर्म दिया. दोबारा कहा गया लैंग्यूमीर आइसोथर्म. उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन वही x/m और प्रेशर के बीच में, in between x/m and pressure. He found the same situation as the Freundlich found. आइसोथर्म का मतलब मैंने बता दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है. इन द बिगिनिंग प्रेशर बढ़ाने से x/m इंक्रीज होता है, स्ट्रेट लाइन आ रही है. आफ्टर सम टाइम एक डेफिनेट प्रेशर पर वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. This is intermediate condition. And what the Langmuir saw कि अगर प्रेशर को लगातार बढ़ते रहने दिया जाए तो x/m will remain constant. ग्राफ अपनी कहानी खुद कहते हैं, बड़े क्लियर एक्सप्लेन करते हैं चीज को. एट द लो प्रेशर पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, इंटरमीडिएट पर थोड़ा सा कम हो जाएगा और हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाएगा. इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए लैंग्यूमीर ने एक इक्वेशन दी, x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP. A और B यहां अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग कांस्टेंट है, वैल्यूज अलग अलग है. आई मीन टू से जैसे हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें, ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, तो A और B की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगी. हम इनको लैंग्यूमीर कांस्टेंट कहते हैं. अगर लो प्रेशर की बात करें, व्हेन द प्रेशर इज लो, अगर P की वैल्यू बहुत कम है, when the P is very less, तो 1 plus BP can be taken as 1. अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है तो BP को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, तो 1 plus BP can be written as 1. तो x/m लिखा जा सकता है इक्वल टू AP. This is the same situation as found by Langmuir. x/m is equal to Kp. यहां K कांस्टेंट था, while here P is the constant. हाई प्रेशर की बात करें, when the pressure is very high, यानी कि BP की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. when P is high, नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहा है तो और BP की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. 1 प्लस BP में 1 को हम यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज BP इज हायर. तो 1 प्लस BP कैन बी रिटन एज इक्वल टू BP. सो वी कैन राइट इट x/m इज इक्वल टू AP अपॉन BP. 1 प्लस BP में 1 को नेग्लेक्ट किया हमने. 1 plus BP can be written as equal to BP. P to P cancel, तो x/m is equal to A by B. यानी कि हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि यहां ग्राफ में हमको नजर आ रहा है. उसके बाद हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं, एड्सॉर्प्शन की रेट इंक्रीज नहीं होगी. रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल नॉट इंक्रीज.
टू सी द इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब दिस सिचुएशन। तो अगर इंटरमीडिएट की बात करें, व्हाट विल हैपन एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देते हैं। मैंने लिखा m/x इज इक्वल टू 1/AP प्लस BP/AP, 1/AP प्लस BP/AP। इस इक्वेशन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ यू विल सी P to P कैंसल्ड। यस राम जी। नाउ क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में फिट बैठती है? तो करके देखते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से, यहां 1/AP है, तो इसको दो बार अगर पढ़ा जाए तो लिखा जाएगा 1/A और 1/B, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर x हो गया 1/P और y हो गया m/x। Then we will have the straight line equation. तो m/x और 1/P में अगर ग्राफ प्लॉट करें, then we will get the straight line। यानी कि ये जो इंटरमीडिएट पार्ट है ये शो करता है कि रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज तो हो गई है, पर हो इंक्रीज ही रहा है, थोड़ा पहले से लो प्रेशर के कंपैरिजन में कम इंक्रीज है। और यहां पर m हो जाएगा स्लोप, यानी कि स्लोप लिखा जाएगा 1/A एंड इंटरसेप्ट वी कैन राइट B/A। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लैंगुमिर, यानी कि लैंगुमिर ने फ्रेंडलिच के अधूरे काम को पूरा किया और उन्होंने लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर तीनों के इफेक्ट को देखा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हमने यहां इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उससे मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। अभी हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की कैलकुलेशन हम देखेंगे। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। In the beginning of the chapter, we talk about the physiosorption and chemisorption। हमने दो बात की। Physiosorption and chemisorption are the type of the adsorption। दोनों पर अलग अलग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। यहां पर माइंडेड प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। फिजियोसॉर्प्शन में हमने बात की थी कि सॉलिड और गैस के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने अभी गैस मास्क का एग्जांपल दिया था बिगिनिंग में, जिसमें जो पॉइजनस गैसेस हैं वो एनिमल चारकोल पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। किसकी फोर्स की हेल्प से? वंडरवाल फोर्स की हेल्प से। और अगर हम एनिमल चारकोल को एक्टिवेट करना चाहें, रीयूज करना चाहें, तो एनिमल चारकोल को हीट कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन? गैसेस विल डिसॉर्ब हो जाएंगे। तो अगर हम x/m देखें, फिजियोसॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, तो लो टेम्परेचर पर x/m हाईएस्ट होगा। लो टेम्परेचर पर यानी कि गैस और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर x/m will decrease regularly। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस सॉलिड से हटती जाएंगी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा।
एक्स की वैल्यू कम हो रही है, मास ऑफ गैस कम हो रहा है, मास ऑफ सॉलिड सेम है, एम सेम है, एक्स रेगुलरली डिक्रीज होगा, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर वंडरवाल फोर्स धीरे धीरे ब्रेकअप होता जाएगा। केमिसॉर्प्शन की बात करें, इन केमिसॉर्प्शन व्हाट हैपेंस, केमिसॉर्प्शन में हमने बात की थी कि वहां पर सॉलिड और गैस के बीच में ट्रू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो निकल की सरफेस हमने ली रिएक्शन कराने के लिए एज ए कैटलिस्ट। निकल की सरफेस पर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले H2 बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और निकल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हम अगर यहां टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो लो टेम्परेचर पर X/M धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और टेम्परेचर हमने जब रेगुलरली बढ़ाना स्टार्ट रखा तो X/M डिक्रीज हो जाएगा। शुरू में इंक्रीज, बाद में डिक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, सबसे पहले हमने मान लेते हैं एक फ्लास्क में हाइड्रोजन और निकल लिया, क्लोरीन भी लिया, आयोडीन भी ले सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसके पुराने बॉन्ड टूटेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नेचुरली एटम निकल से इमीडिएटली कनेक्ट होते जाएंगे, यानी कि X/M पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, ये जुड़ गए। अभी भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना कंटिन्यू किया तो ये जो निकल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो भी ब्रेकअप हो जाएगा, यानी कि X/M डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो H2 का बॉन्ड टूट रहा था, H निकल से जुड़ रहा था, एड्सॉर्प्शन हो रहा था, तो शुरू में एड्सॉर्प्शन हो रहा है चूंकि, तो X/M इंक्रीज होगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, सारे हाइड्रोजन एटम जुड़ गए निकल से। आप टेम्परेचर अभी भी बढ़ाते जा रहे हो तो हाइड्रोजन और निकल एटम के जो बॉन्ड है वो भी टूटने लग जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के एटम बाहर निकलने लग जाएंगे, यानी कि X/M डिक्रीज होता जाएगा। तो केमिसॉर्प्शन में X/M पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर को रोक दें, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दें इस टेम्परेचर पर, तो हाइड्रोजन के एटम निकल की सरफेस पर जुड़े रह जाएंगे, अलग नहीं होंगे। लेकिन किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमको तो उसको अलग करना ही होता है। मैं यहां पर एक मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं आपसे, हाउ द catalyst work, how the catalyst work, what is the mechanism behind it. Suppose in the beginning we are taking A and B molecules, A molecule लेते हैं और B molecule लेते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेट बनती है A और B के बीच में, and then after the product is formed AB, प्रोडक्ट बन जाएगा AB। यहां हमने कैटलिस्ट लिया निकल, निकल वी हैव यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। हमने D and F ब्लॉक में पढ़ा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं ये निकल की सरफेस है एंड देयर आर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने साइड पे लाइन बनाई है, दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, जैसे ही ए और बी निकल के कांटेक्ट में आएंगे, व्हाट विल हैपन, एड्सॉर्प्शन होगा। ए और बी निकल की सरफेस से कनेक्ट होंगे, कहीं पर ए हो जाएगा, कहीं पर बी हो जाएगा। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस। नाउ यू कैन सी ए एंड बी आर एड्सॉर्ब्ड, चिपक गए हैं, एड्सॉर्ब हो गए हैं। देन आफ्टर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, ए और बी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ए और बी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसा हमने यहां शो किया, ये बॉन्ड बनता हुआ इंटरमीडिएट। अब ए और बी बन जाएगा, अब उसको हटाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट विल हैपन, ए बी के 4 मॉलिक्यूल जैसा फिगर में बनाया मैंने, निकल जाएंगे और निकल एज इट इज बच जाएगा। अगर हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन देखें तो कैटलिस्ट की कंप्लीट डेफिनेशन हम यूं बोला करते हैं, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दोज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट they themselves do not take part in the reaction. You can see A और B रिएक्टेंट है, निकल की सरफेस पर अटैच हुए, पहले इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हट गया निकल की सरफेस से, डी एड्सॉर्ब हो गया, डीजॉर्ब्स बोलते हैं वैसे, और निकल एज इट इज बच गया। तो निकल ने खुद ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक टेम्परेरी सरफेस प्रोवाइड की फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गया और कैटलिस्ट अपनी जगह बच गया। हमने इसकी बात केमिकल काइनेटिक्स में भी की, अगर आपको याद हो। हमने कहा था अगर काइनेटिकली ऑब्जर्व करें, काइनेटिकली, तो एक केमिकल रिएक्शन कुछ यूं हुआ करती है। यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले सकते हैं, यहां एनर्जी ले सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड था। तो हमने यहां बात यूं की थी, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज एनर्जी बैरियर, उनको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा और तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द रिएक्टेंट टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। नाउ हाउ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, पाथ छोटा हो जाता है। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने थे उनको इस पाथ के थ्रू जाना पड़ रहा था पहले, लेकिन काइनेटिकली अगर हम देखें, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट सी लिया मैंने, ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सी इज कैटलिस्ट, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट। तो व्हाट द कैटलिस्ट डिड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बना दिया उसने, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई और ये पाथ छोटा हो गया। पाथ छोटा हो गया इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। इन द सिमिलर वे मैं 3 टर्म आपसे डिस्कस करता हूं। एक है कैटलिस्ट,
एक है पॉइजन और एक है प्रमोटर। आपको ये तीन टर्म जानना बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट को मैंने अभी अभी डिफाइन किया, दोज सब्सटेंस increases the rate of reaction but they themselves do not take part in the reaction. Then what is poisonous? Poison क्या होता है? Those decreases the rate of reaction. Rate of reaction को decrease कर देते हैं, वो कहलाता है पॉइजन। अगर आपको याद हो, हमने रोजेनवुड रिएक्शन पढ़ी, उसमें हमने किसी एसाइल हैलाइड को रिड्यूस कराया पैलेडियम BaSO4 के साथ एंड वी मेक एल्डिहाइड। यहां से H और Cl निकल गया। अगर यहां एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो तो ये हाइड्रोजन वापस एल्डिहाइड से रिएक्ट कर सकता है और एल्कोहल बना सकता है। तो रिएक्शन को यहां रोकना जरूरी है। और कैसे हमने रिएक्शन को रोक सकते हैं? हम बाय यूजिंग सल्फर और क्यूनोलीन। तो यहां सल्फर या क्यूनोलीन पॉइजन का काम करती है। बात करें प्रमोटर की, व्हाट आर प्रमोटर्स? जो कैटलिस्ट की रेट को बढ़ा दे, जो कैटलिस्ट की रेट को इंक्रीज कर दे। हर कंपनी के प्रमोटर होते हैं। मान लेते हैं राम जी की कोई कंपनी है, एक्सपेंशन चाहिए, तो 4 आदमी आ गए कि राम जी हम पैसे देंगे, तो वो 4 आदमी हो गए प्रमोटर, प्रमोट करने वाले, मालिक रहा राम। ऐसे ही अगर कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना हो, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना हो, जो भी सब्सटेंस, एलिमेंट, एटम बढ़ाएगा उसे हम कहेंगे प्रमोटर। हैबर प्रोसेस अमोनिया की प्रिपरेशन है। N2 and H2 when react together, they form ammonia. Here iron is used as catalyst. Iron is used as catalyst. Catalyst रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, आयरन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन होगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? आयरन की सरफेस पर अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच होने लग जाएंगे, यानी कि रिएक्शन की रेट स्लो होने लग जाएगी। तो यहां से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को हटाना है, और इस हटाने का काम करता है मॉलिब्डेनम। अगर आपने देखा हो, हैबर प्रोसेस की जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो Fe/MO लिखते हैं, मॉलिब्डेनम लिखते हैं। What is the use of molybdenum? Molybdenum is acting as promoter, increases the activity of iron as a catalyst. आयरन की सरफेस से अमोनिया को हटाने का काम करता है, इसे हम कहते हैं प्रमोटर। तो 3 चीजें हुई, कैटलिस्ट, पॉइजन एंड प्रमोटर। कैटलिस्ट 2 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेट बढ़ाने को। एक तो सरफेस प्रोवाइड कराने के हिसाब से, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कराने के हिसाब से। तो आपने देखा, हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहां टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे टॉपिक्स की बात करते हैं। नोट्स बनाइए इनके, पढ़िए अच्छी तरीके से। आगे वाली आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। सरफेस केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे हम।